एवरीवन, हाउ आर यू? आई बिलीव कि अब तक आपने सारे लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 3 तक सारी चीज़ें देख ली हैं और आपको काफ़ी कुछ अब समझ में आने लगा है। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको 11th में, 12th में, उससे आगे हमेशा काम आने वाला है। और वो टॉपिक है मेजरली मोल कॉन्सेप्ट, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को ना समझ में ही नहीं आता कि मोल का मतलब क्या होता है। तो हम सारी चीज़ों को बहुत सिंपल रखते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 4, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम डील करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलो भाई शुरू करते हैं। एज यू As you can see, that's what we are going to do. You can see clearly on the screen, right? And let's get started. What is a mole? That is our first question, है ना कि मैम मोल क्या होता है? जादू हो गया यार पीछे मोल का नाम आते ही, बट कोई बात नहीं, ओके। सो सबसे पहली डेफिनेशन जो आप मोल के लिए बोल सकते हो कि मैम जब भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। जब भी ये नंबर इतनी एंटिटीज प्रेजेंट हैं, चाहे वो कोई एटम के इतनी एंटिटीज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपके पास इतनी एंटिटीज प्रेजेंट हैं, उसको आप बोलते हो कि आपके पास ना एक मोल प्रेजेंट है। अब मैम मज़ा नहीं आया, समझ में नहीं आया, अभी देखो। आई ऑलवेज टेंड टू गिव दिस एग्जाम्पल एंड दैट इज अ डजन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो दर्जन, है ना। जिसको आप हिंदी में बोलते हो क्या? दर्जन। सपोज करो एक दर्जन में कितनी एंटिटीज होती हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 12, राइट। चाहे मैं एक डजन बनानास की बात करूं, आप क्या बोलोगे? मैम एक दर्जन बनानास अगर मैंने बोले हैं, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 12 बनानास। इफ़ आई से 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस, तो यानी कि मैं 12 ऑरेंजेस की बात कर रही हूँ। या 1 डजन ऑफ बैंगल्स, तो मैं 12 बैंगल्स के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो ये टोटली किस पे निर्भर करता है कि आपके पास कितनी एंटिटीज हैं इस बात पे, है ना। सो सिमिलरली है कौन? हमारे पास मोल, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं बेटा CO2 के? लेट मी गेट माई मार्कर फर्स्ट। हाँ जी, तो मैं क्या बोलूँगी कि बच्चे मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं CO2 के? इतने सारे, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के। इफ आई टेल यू दैट आई हैव 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है। ये हो गया सबसे सिंपल मीनिंग। अब देखो डेफिनेशन शुरू करते हैं कि मैम अब ये नंबर कहाँ से आया। तो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम कार्बन 12 को हमारी स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर करते हैं, है ना। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मेक श्योर यू वॉच देम, ठीक है। So 1 mole is the amount of a substance that contains as many entities or as many particles as there are present in 12 gram of C12 atom, ठीक है। और वो नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी पाई गई? एक्सपेरिमेंटली इतनी पाई गई, 6.022 इंटू 10⁻23। और इस मैजिकल नंबर को हमने नाम दिया एवोगैड्रो
एवोगैड्रो नंबर, हमने भी नहीं, एवोगैड्रो अंकल ने अपने नाम पे इसको रख दिया, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने एवोगैड्रोज लॉ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ठीक है भाई। सो यस, दिस इज आवर एवोगैड्रो नंबर। सही है, क्लियर है। आई डोंट थिंक कि इसमें अभी तक आपको कोई डाउट होगा। जस्ट लुक एट द बोर्ड, स्टिल इफ देयर इज एनीथिंग लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है। ओके, और आगे चलते हैं। अब देखो, दिस इज लाइक अ वेरी फनी पिक्चर, जो मैंने आपको अगेन जो अभी डजन से रिलेट करके समझाया वैसे आपको समझाने के लिए। तो यार ये देखो, एक मोल का एक्चुअली में क्या मतलब हुआ, हम मोल पर ही अटके हुए हैं अभी, ताकि आपको हर एंगल से समझ में आ जाए कि मोल क्या होता है। सही है। अब देखो, आपने क्या किया, कार्बन एटम्स आप चुन चुन के डाल रहे हो। ये देख रहे हो, ये जो हमारे क्यूट से कार्टून है, ये क्या कर रहे हैं, कार्बन के एटम्स को चुन चुन के डाल रहे हैं। और इन्होंने जब इतने पार्टिकल्स डाल दिए, इतने कार्बन एटम्स जो हैं डाल दिए, तो उनका वेट क्या था बच्चे, 12 ग्राम निकला। इसका वेट क्या निकला, 12 ग्राम्स निकला। सही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक मोल क्या है, जैसा कि अभी हमने देखो पीछे देखा था, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस एंटिटी। ठीक है, क्लियर है। यानी कि आप जब भी 12 ग्राम कार्बन एटम्स को लेंगे तो वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। और या फिर आप इसी बात को क्या बोल सकते हो कि जब भी आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स हैं तो हमेशा उसका मास क्या होगा, 12 ग्राम्स होगा। इसी को ही आप मोलर मास भी बोलते हो। इसी को ही आप बच्चे क्या बोलते हो, मोलर मास बोलते हो, जो कि मास ऑफ 1 मोल है ना। मोलर मास इज सिंपली मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम्स, इन ग्राम्स। ठीक है, इसको बच्चे आप ऑल्टरनेटिवली कैसे समझ सकते हो, अगेन डजन की हेल्प से। जैसे कि अभी यार हम इससे पहले बात कर रहे थे, इफ आई हैव 1 डजन ऑफ बनानास एंड आई हैव 1 डजन ऑफ बैंगल्स, है ना। आपने डजन में कैसे इनको मेजर किया है, एंटिटी वाइज, है ना, कि ये 12 बनानास हैं और इधर 12 बैंगल्स हैं। इट डजंट मीन ना कि इनका वेट इक्वल आएगा, कोई चांस ही नहीं है ना। से अगर मेरे 1 दर्जन बनानास का जो वेट है वो 1 kg है, तो क्या मेरी 1 दर्जन चूड़ियों का जो वजन है क्या वो 1 किलो होता है, नहीं होता, राइट। इट्स डिफरेंट। तो सिमिलरली जो हर किसी एलिमेंट का, है ना, जो हर किसी कंपाउंड का या हर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास या मोलर मास निकल के आता है वो डिफरेंट होगा ग्राम्स में। जैसे कि कार्बन में कितना निकल के आया, 12 ग्राम्स, है ना। एक और देखो, नेक्स्ट पेज पे एक और बढ़िया से एग्जाम्पल है कि देखो आपने यहाँ पे क्या किया, दोनों के आपने एक जगह कार्बन लिया, आपने एक जगह कार्बन लिया। जैसे अभी हम बैंगल्स और बनानास को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे अभी हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक साइड पे हमारे पास है कार्बन और एक साइड पे है हमारे पास में कॉपर। हमने दोनों के ही कितने पार्टिकल्स लिए, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिए हमने, कार्बन के भी और कॉपर के भी। अब इन दोनों का जो वजन है ना ग्राम्स में, वो डिफरेंट निकल के आ रहा है ना। कार्बन के पार्टिकल्स देखो यहाँ पे आपको छोटे 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 दिख रहे हैं और कॉपर के हेवियर पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स दोनों में सेम है, लेकिन उनका वजन अगर आप ग्राम्स में मेजर करोगे तो वो डिफरेंट निकल के आएगा, जिसको कि आप मोलर मास बोलते हो। क्यों? क्योंकि आप 1 मोल का मास मेजर कर रहे हो। 1 मोल का क्या मतलब, मैम 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का आप मास मेजर कर रहे हो। क्लियर है। जैसे हमारे पिछले एग्जाम्पल में जब हमने डजन की बात की थी तो बनानास का ऑटोमेटिकली, है ना,
बड़ी आप इजीली इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके पास 1 दर्जन बनाना है और 1 दर्जन बैंगल्स हैं तो ऑफ कोर्स मैम बनानास का जो वजन निकल के आएगा वो ज़्यादा निकल के आएगा, है ना। सो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग। यहाँ पे दोनों ही 1 मोल हैं, यानी कि 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ एंटिटीज़ हैं, लेकिन इनका वज़न ग्राम्स में डिफरेंट निकल के आता है। कार्बन में 12 ग्राम्स आप बोलोगे और कॉपर में 63.5 ग्राम्स ये निकल के आता है, जिसको आप मोलर मास बोलते हो, विच इज़ मास ऑफ 1 मोल। आई बिलीव कि ये आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है एक बार वीडियो को पीछे जाके सब कुछ दोबारा सुनो, तीसरी बार सुनो, चौथी बार सुनो, and trust me, you will get it. Okay, very easily you are gonna get it. All right. So Avogadro number is the number of constituent particles, usually atoms or molecules present in 1 mole of the substance, which is equal to this Avogadro number. Exactly वही कहानी जो अभी हमने पूरी डिस्कस की है। जो मोल कॉन्सेप्ट का बेस है वो सिर्फ इतना ही है, जो समझने वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है। एक्चुअली में जो आप फॉर्मूले यूज़ करते हो इट इज़ नथिंग बट यूनिटरी मेथड, और कुछ नहीं है वो, ठीक है। तो चलो भाई देख लेते हैं कि मैम कैसे है यूनिटरी मेथड, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो यस, हमने बात किया कि मैम जो मास ऑफ 1 मोल होता है वो क्या होता है, मोलर मास होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे यार ये बात बोल सकती हूँ कि m ग्राम प्रेजेंट है, m ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 1 मोल में, हाँ कि ना। एग्जैक्टली मैम यही हमने पढ़ा, वेयर m इज दिस मोलर मास। m यहाँ पे क्या है, m है बच्चे मोलर मास, यानी कि मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, सही है, ठीक है मैम। अभी हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़ते थे ना कि 1 में 3 चीज़ें हैं, है ना, तो 2 में कितनी होंगी, 6 होंगी, राइट। दिस इज यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे अगेन हम क्या लगाते हैं, यूनिटरी मेथड। हाँ जी, m ग्राम्स में 1 मोल है ना। अगर आप 1 मोल की बात कर रहे हो तो उसमें m ग्राम्स आप कंसिडर करोगे। अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम में बेटा कितने मोल आएंगे, 1/M मोल्स आएंगे, 1/M मोल निकल के आएंगे, ठीक है, 1 ग्राम में। अब अगर मुझे 1 ग्राम का पता चल गया तो मैं 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 30 ग्राम्स का, x ग्राम्स का, जितने मर्जी ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे मैं वो पता कर सकती हूँ, है ना। अगर मुझे 1 का पता है तो मैं बाकियों का पता कर सकती हूँ, है ना। इफ़ यू नो द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट तो आप जितनी मर्जी चॉकलेट्स का प्राइस पता कर सकते हो, राइट। इफ 1 चॉकलेट इज ऑफ 10 रुपीज़ देन 3 चॉकलेट्स विल बी ऑफ 30 रुपीज़, राइट। तो अगर 1 ग्राम में 1/m मोल है तो w ग्राम्स में कितने होंगे, w ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 1/m मल्टीप्लाइड बाय w, है ना। आप इसको बोलोगे 1/m मल्टीप्लाइड बाय w। तो यार मैं इसको w/m लिख सकती हूँ ना, इसको प्रॉपरली ही लिख देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। सो दिस 1/M as it is multiplied by this w, right? So I can write it as w/m moles। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी अगर आपको दी जाए किसी भी चीज़ की तो आप उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो उसके, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने मोल्स हैं, है ना, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन अगर मैंने आपको दिया और मेरे को बताओ भाई कि इसमें ना नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो अब आप क्या करोगे, मैम कितने ग्राम्स में पता करना है। इसको हम जनरली बोलते हैं गिवन मास। इसको हम जनरली बेटा क्या रेफर करते हैं, गिवन मास, और रेफर कर सकते हैं W से,
कैपिटल W से, एंड दिस M, कैपिटल M, दिस इज मोलर मास, है ना, मास ऑफ 1 मोल, जो जनरली हर एलिमेंट का, हर कंपाउंड का आपको पता होगा, गिवन होगा, ठीक है जी। तो हाँ, हम कार्बन की बात कर रहे थे। सो मैम इफ आई हैव 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो गिवन मास कितना है, 12 है, और मोलर मास ऑफ कार्बन कितना निकल के आता है बेटा, 12 ही होता है। तो यानी कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है अगर मैं 12 ग्राम कार्बन की बात करती हूँ तो, है ना। इफ आई टेल यू अबाउट 12 grams of carbon, so this is the whole story, nothing but unitary method. so ये एक बहुत important चीज़ है कि आप याद रखो कि जब भी आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो आप कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाउ विल यू कैलकुलेट, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है जी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को आप W से डिनोट कर सकते हो और मोलर मास को आप कैपिटल M से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, नथिंग बट क्लियरली यूनिटरी मेथड, सही है। आप ना एक्चुअली ये सेम चीज़, ही जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, आप ना बेटा ये सेम चीज़ जो है गैस के लिए भी डिफाइन कर सकते हो इन द सिमिलर मैनर। अगर आपको याद हो, हमने बात की थी STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे, जब टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन होता है और प्रेशर इज 1 atm, राइट, प्रेशर इज 1 atm। जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटा, लेट मी गेट द बैकग्राउंड, यस, डन, यप। सो एट STP हमने पिछले सेशन में भी देखा था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। अभी जस्ट क्या बोला कि बेटा इस पर टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कंडीशन, जिस पे आप प्रेफर करते हो अपने सारे रिएक्शंस को करना, ठीक है जी। सो यस, STP पे कोई भी गैस 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, याद है ना, पिछले सेशन में पढ़ा था, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम, 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम, सही है। अब यहाँ पे भी आप वही यूनिटरी मेथड लगा सकते हो यार, है ना, यू कैन अप्लाई द सेम यूनिटरी मेथड हियर कि मैम 22.4 लीटर्स में 1 मोल है ना, 1 मोल है, 1 लीटर में कितना होगा 1/22.4 मोल्स होंगे, है ना, होंगे कि नहीं होंगे। और मैम x लीटर्स में या से वॉल्यूम V में कितने होंगे, वॉल्यूम V में कितने होंगे, V/22.4 मोल्स। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपको किसी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अगर आपको किसी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप क्या बोलोगे मैम, सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कि आपसे जितने वॉल्यूम में भी पूछा गया है ना, तो आप उसको बोल सकते हो गिवन वॉल्यूम जिसको हम V के नाम से V से डिनोट करेंगे, एंड मोलार वॉल्यूम, है ना, मोलार वॉल्यूम जिसकी वैल्यू आपको STP पे ऑलरेडी पता है, विच इज 22.4 लीटर, कब, एट STP। जनरली आपको बेटा जितने भी क्वेश्चंस गिवन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको STP पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको ये वैल्यू नहीं बताई जाएगी।
और अगर बाय एनी चांस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, even then just take it as 22.4 and solve your question. All right, जल्दी से यार आप देख लो, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कर लो इसको, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सही है। ऑल राइट, कोई बात नहीं, अब यू कैन सी दिस क्लियरली। आगे बात कर लेते हैं। सो नाउ इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग जो अभी हमने पीछे पढ़ाई करी, पीछे देखा कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है। नाउ दिस इज़ एक्सट्रीमली 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 इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली ऑल ओवर in chemistry, whether it's class 11 or class 12, okay, or even beyond that. So make sure that you know this, है ना, and how it comes from, है ना, from where it comes. Yeah, so the mass of one mole is called as molar mass, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी हमने देखा कि ये कैसे होता है फॉर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, ठीक है जी। फॉर अ गैस हमने देखा एसटीपी पे कोई भी गैस कितनी वॉल्यूम बेटा ऑक्यूपाई करती है, मैम 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। सो यस, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, एग्जैक्टली द सेम थिंग। वहाँ पे हम मास की बात कर रहे थे, बट गैसेस के सिचुएशन में आप वॉल्यूम के साथ डील करते हो, सो इट बिकम्स गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। क्लियर है? आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई परेशानी होगी, ठीक है। नाउ एक मोल किसी भी चीज़ के, एक मोल में कितनी एंटिटीज़ होती हैं, पूरी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेटा एन इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कैपिटल एन और उसके नीचे जो बेटा आप किसी के ऐसे नीचे लिखते हो उसको आप बोलते हो सबस्क्रिप्ट, और अगर इस एन के मैं ऊपर कुछ लिखूं इसको कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सो कैपिटल एन और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ए, ठीक है जी। सो एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन ए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग जिससे आपके क्वेश्चंस ना समटाइम्स ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यू कैन सी दैट। सो फॉर एनी जनरल केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, आप क्या बोलोगे, ए प्लस बी, अगर कोई भी रिएक्शन है इट गिव्स यू सी प्लस डी। तो एक बहुत जनरल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, मोल्स ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैपिटल बी, सी और सिमिलरली डी के लिए, एंड डिवाइडेड बाय इट्स कोएफिशिएंट। कंडीशन प्रोवाइडेड कि ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार जल्दी से इसको देखिए, फिर हम बात करते हैं आगे। हाँ जी, अभी चला जाए आगे। सो नाउ वी हैव क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये नीट बेस्ड क्वेश्चन है प्योरली, जो नीट में पूछे जा चुके हैं, या जिस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली नीट में पूछे जाते हैं, ओके। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। द हाइएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, अभी देखो यहाँ पे आपको मैं टिप क्या देना चाहूँगी, व्हाट इज़ द टिप हियर ना। अभी देखो यार, हमने पीछे क्या देखा कि जब भी आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है तो आप पहले क्या करोगे, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और आप उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। नाउ whenever you get such question कि आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं और आपको उसमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो फटाफट, है ना। सपोज करो एक में नंबर ऑफ मोल्स आए 2 और दूसरे ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए 3।
अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप 2 को एनी से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ज़्यादा कौन निकल के आएगा? जिसके नंबर ऑफ मोल जहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये Na तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज हो नहीं रही है. सो इन ऑर्डर टू save your time, you don't have to calculate the whole thing, you don't need to calculate the total number of moles, simply calculate the number of moles, और जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही निकल के आएंगे. क्लियर है? आई बिलीव यस. ऑलराइट, ओनली कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, only calculate number of moles in such questions. In such questions. पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये टिप दे दी है, अभी सॉल्व भी करके देखते हैं हाउ. ओके, तो देखो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 28 ग्राम ऑफ CO2. अभी देखो, इसमें हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स. तो बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. बेटा गिवन मास इसका कितना है? वी हैव 28 ग्राम ऑफ CO2 और CO2 का मोलर मास क्या होता है? 12 फॉर कार्बन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, पर हमारे पास यहाँ O2 2 ऑक्सीजन है, सो इट बिकम्स 12 प्लस 32, इट गिव्स यू 44, राइट? तो ये 28/44 इतने मोल्स हैं आपके पास किसके? CO2 के, है ना. अगर आप इसको सिंपली Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सही है. ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं. 46 ग्राम ऑफ C2H5OH. ओके, 46 ग्राम्स. ऑलराइट, सो गिवन मास कितना है बच्चे? 46. इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं. C2, देखो ये टोटल क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, इट विल बी C2OH6, है ना. एक ये वाला H और ये H5. टोटल कितने H है हमारे पास? 6. सो यहाँ पे एक कार्बन का होता है 12, सो इट इज़ 12 इंटू 2, 24 प्लस 16, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, एंड 6 हाइड्रोजन का हो जाएगा 6, है ना. सो 24 प्लस 6 इज 30, 30 प्लस 16 इज 46. तो ये आ गया कितना? 46. लेट मी चेंज द कलर. सो नाउ इट बिकम्स 46, राइट. नंबर ऑफ मोल्स 46/46 1 मोल. तो ये तो आ गया मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से. अगर अब देखो, आप इन दोनों में अगर आपको कंपैरिजन करना हो, मैं देखो प्रॉपरली सॉल्व क्यों नहीं कर रही हूँ, ज़रूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा. इसमें देखो न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है 28/44 ये 1 से छोटी है ना. तो ऑटोमेटिकली बेटा इन दोनों में तो 1 बड़ा है, सो यू डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट कि वो एग्जैक्टली कितनी वैल्यू आ रही है ना. अनलेस एंड अनटिल यू आर गिविंग अ सब्जेक्टिव एग्जाम, है ना, कि अगर आप CBSE का एग्जाम दे रहे हो देन ऑफ कोर्स आपको हो सकता है पूरी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना. पर हम अभी अगर नीट के बारे में बात करें, यहाँ पे यू डोंट नीड टू सॉल्व. सही है. चलिए जी, ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं. गिवन मास कितना है हमारे पास? 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. मोलर मास ऑफ वाटर कितना निकल के आता है? 2 फॉर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, इट कम्स आउट टू बी 18, है ना. इतने नंबर ऑफ मोल्स को बेटा मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अभी देखो ये कितना हो गया? 2 हो गया, है ना. तो ये अभी तक सी वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो ये तो वैसे ही देख के जज कर पाओगे. सही है. नेक्स्ट इज 54 ग्राम ऑफ N2O5. चलो जी सॉल्व कर लेते हैं. सो इनफैक्ट यहीं देख लो यार, 54 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 14 इंटू 2, है ना, प्लस 16 इंटू 5, दैट गिव्स यू 108. इट गिव्स यू 0.5 मोल्स. तो अभी देखो यहाँ पे देखो, एक जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑप्शन नंबर ए में सॉल्व भी कर रखा है उन्होंने 0.64 मोल्स, है ना.
जब आप इन सारे वैल्यूज को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, बट एज आई टोल्ड यू, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। करेक्ट है? सो यू कैन क्लियरली सी कि बेटा ये 36/18 विच इज़ 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो सबसे बड़ी वैल्यू मोल्स की किसके लिए आ रही है? ऑप्शन नंबर सी के लिए। सो यू कैन जस्ट क्लियरली से दैट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। ठीक है? We have taken a lot of time to solve this question so that you guys will understand कि चल क्या रहा है पिक्चर में। सही है? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, चलिए अब देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, उसने अब की बार क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं आपसे बड़ा इजी क्वेश्चन पूछूं कि इफ आई हैव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इफ आई हैव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? एक CO2 है मैम, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन मैं कह सकती हूँ अटैच्ड है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के पास 2 ऑक्सीजन है, राइट? 2 ऑक्सीजन एटम्स है, इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है ना। तो अगर मुझे एक का पता है ना, और मैं निकाल लूँ कि 4.4 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, सो आई कैन सॉल्व माय क्वेश्चन। तो देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए पहले मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल मैं कैसे निकाल सकती हूँ? गिवन मास, गिवन मास कितना है भाई? 4.4 ग्राम्स, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा? कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, यानी कि 44 आ गया बेटा निकल के। सही है? सो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 4.4 ओवर 44, राइट। ये क्या आए? नंबर ऑफ मोल्स आए। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करना होगा मुझे। कर देते हैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। 6 × 10⁻23। लेट्स कीप इट सिंपल, है ना। 4.4 डिवाइडेड बाय 44 कितना होता है? 0.1, यानी कि 10⁻⁻1, है ना। यानी कि कितना हो गया? 10⁻⁻1। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? 6 × 10⁻22 बोल सकती हूँ ना। 4.4 ग्राम्स में मेरे पास इतने ऑक्सीजन एटम्स, नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कितने हैं मेरे पास? 6 × 10⁻22। अब यहाँ पे देखो गलती क्या होती है, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन देखो ज़रूर गिवन होता है। ये देखो, जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे और बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, बट एक्चुअली ये सही जवाब नहीं है। मैंने आपको पहली ही जगह समझाया था कि बेटा एक मॉलिक्यूल जब आप CO2 का देखोगे तो उसमें 2 ऑक्सीजन एटम हैं। अगर अब मेरे पास इतने मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं? एक में 2 हैं, तो इतने में मल्टीप्लाइड बाय 2 होंगे ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ 12 × 10⁻²। व्हाट कैन आई से? 12 × 10⁻22। 6 × 2 12 और ये 10⁻22। अभी देखो ऑप्शंस मैच करने की कोशिश करते हैं। ये ऑप्शन है 12 × 10⁻23। हमारा आंसर आ रहा है 12⁻22, तो ये नहीं हो सकता। 6 × 10⁻23 नहीं। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने आंसर को किस फॉर्म में दिया है? आई कैन राइट इट एज 1.2 × 10⁻23 ना। तो इसीलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन है बेटा हमारा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए। बी सही जवाब नहीं है। सही बात है। दैट इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ऑलराइट, और आगे बात कर लेते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो अभी हमने
पीछे सॉल्व की है। क्लियर है? और आगे बात करते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, एग्जैक्टली जो अभी हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही आपको सॉल्व करना है। और आपको सबसे पहले क्या निकालने हैं, अगर इन सच क्वेश्चंस क्या टिप थी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। और अगर आप देखो ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। सो यू सॉल्व इट नाउ एंड लेट मी नो व्हाट इज द राइट आंसर। दिस इज योर होमवर्क। दिस इज एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चंस। आई बिलीव सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस आगे पीछे हैं, है ना, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन विच यू नीड टू सॉल्व एंड लेट मी नो द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल राइट, चलिए जी और आगे चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, अब देखो अब की बार हमें गैस का बताना है ना, और अब देखो सारी चीज़ें हमें STP पे बतानी है ना। सो यू ऑलरेडी नो कि हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालना था तो हम कैसे डील कर रहे थे बताइए? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। सो बच्चे गिवन वॉल्यूम हमारे पास कितनी है यहाँ पे? 15 लीटर्स, ठीक है। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितनी आ गई बच्चे? 22.4। ये निकले नंबर ऑफ मोल्स। जब हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 5 लीटर्स ऑफ N2 गैस, तो ये क्या हो जाएगा? 5/22.4 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब देखो अगर आप इन दोनों में कोशिश करो तो बच्चे जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर आप नंबर ऑफ मोल देखो तो, है ना, डिनोमिनेटर इज द सेम, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है ना, वो वैल्यू बड़ी है। तो इन दोनों में से तो भी ऑप्शन नंबर ए जीत रहा है, सही है। 0.5 ग्राम्स ऑफ H2 गैस। अब आप इसमें क्या करोगे बताओ? इसको ना इनफैक्ट यहीं से देख लेते हैं हम लोग। अभी देखो यहाँ पे जैसे आपको सिखाया गया था कि अगर ग्राम्स में गिवन है सो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स, सही है। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। एंड वी हैव 10 ग्राम ऑफ O2 गैस, सिमिलरली गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो देखो अभी तक सबसे ज़्यादा बेटा कौन जीत रहा है? आई बिलीव ऑप्शन नंबर ए ही जीत रहा है अभी भी, सही है। तो आपको वॉल्यूम अगर गिवन है, STP पे बात हो रही है, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, और अगर मास में बात हो रही है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सही है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, क्या बताना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा कैसे बताएंगे? मॉलिक्यूल बताने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? गिवन मास इज 16 ग्राम्स। मोलर मास, मीथेन है बेटा CH4, मीथेन क्या होता है? CH4। कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 4 का कितना आ जाएगा? 4, सो 12 + 4 इट इज 16। मोलर मास इज 16 ग्राम्स पर मोल। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1 मोल। एक मोल में बेटा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आप क्या करते हो? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, वही बात। तो आपका आंसर क्या आ गया? 6 × 10⁻23, which is option number B, right? This is option number B, which is your correct answer. So here you can see, और आगे देखते हैं क्वेश्चन। In which case is the number of molecules water maximum? अभी देखो 10⁻³ मोल्स मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। पहले ऑप्शन में हमें मोल्स गिवन है, तो बेटा आप यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। 0.002
224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 atm एंड 273 केल्विन। यानी कि हम किस पे बात कर रहे हैं बच्चे, STP पे बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आएंगे। गिवन वॉल्यूम है बेटा हमारे पास 0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4 एंड मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, सही है। 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें बेटा हम कैसे निकालेंगे, मास गिवन है अगर, तो आप क्या बोलोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 18 फॉर वाटर, एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से तो मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। अब देखो ये एक बड़ा अच्छा सा है, 18 ml ऑफ वाटर आपको गिवन है, 18 ml ऑफ वाटर आपको गिवन है। अब यहाँ पे STP भी नहीं लिखा हो तो देखो हम इसको क्या कर सकते हैं। 18 ml का क्या मतलब है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, 1 ग्राम पर ml। यू नो ऑलरेडी दैट डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी आपको डेंसिटी पता है पानी की, आपको वॉल्यूम पता है 18 ml, तो आप मास निकाल सकते हो ना, मास विल बी वॉल्यूम कितनी है 18 ml और डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, राइट। तो ये कितना निकल के आ गया 18 ग्राम्स। तो आप 18 ml को 18 ग्राम्स कंसिडर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ वाटर के केस में। अगर यहाँ पे कोई और लिक्विड होता तो इसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता कि इसका मास कितना निकल के आ रहा है, राइट। सो यू विल से 18 गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 18, तो ये निकल के आ गया 1 into Na आप बोल सकते हो, राइट। दिस विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी देखो यार, अगर आप सारी इन वैल्यूज़ को देखो, ऑप्शन नंबर ABC, जो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू आ रही है इट इज़ लेस दैन 1, राइट। 10 raised to power -3, ये वैल्यू ऑफ कोर्स 1 से बहुत छोटी आएगी, ये वैल्यू भी छोटी आएगी, एंड दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली 1। सो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर D में प्रेजेंट है, ठीक है जी। ये देखो 10 raised to power -3 मोल्स, -4 मोल्स, -2 मोल्स, और यहाँ पे आ रहा है 1 मोल। क्लियर है, आई बिलीव यस, नो इश्यूज टिल नाउ। यस, नाउ लेट्स लुक एट, अच्छा चलो, दिस इज अ चॉकलेट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ चॉकलेट क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। You attempt this question and we will discuss it in the next session. Attempt, give it a try, okay, give this a try. I won't show you the solution. Clear है, चलिए। J main 2011 का question, which has the maximum number of molecules among the following. So basically इस particular topic से जो maximum एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा गया है वो यही है, जिसमें आपको बताना होता है कि यार नंबर ऑफ मोल्स किस में सबसे ज़्यादा है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में सबसे ज़्यादा है, सही है। तो देखो हर किसी में आपको ग्राम्स गिवन है, आप मोलर मास निकाल सकते हो, तो आपको हर किसी में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। जब आप इसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, देन यू विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड एज आई सेड कि अगर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं, सिंपली कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। सो यू कैन सी 44/44 इट्स गोइंग टू बी 1 mole. You can see moles of O3. O3 is 16 into 3O. ओजोन का मोलर मास कितना निकल के आएगा 48, 48/48 1 मोल। मोल्स ऑफ H2 हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स गिवन है 8 ग्राम्स, 8 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2 4 मोल्स। मोल्स ऑफ SO2 64/64 1 मोल। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर A, B और D में एक एक मोल है तीनों का,
और ऑप्शन नंबर सी में है 4 मोल्स। अब देखो बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यार 8 ग्राम H2 है, सबसे कम प्रेजेंट है, मतलब वो तो सबसे कम है। आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, ठीक है जी, जो कि वेट पर निर्भर नहीं करता। हमने जैसे पढ़ा था ना 1 डजन बनानास एंड 1 डजन ऑफ दिस बैंगल्स, राइट। तो सिमिलरली वही केस है ये। सो यू शुड नो कि वो वेट पर नहीं, 8 ग्राम ऑफ H2 में ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो हल्के पार्टिकल्स हैं। सही है। और आगे बात की जाए, फॉर श्योर की जाए, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। अभी देखो नंबर ऑफ एटम्स तुमसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं ट्राई एटॉमिक गैस की बात करूं, जैसे कि O3 है ना, जैसे कि O3, दिस इज अ ट्राई एटॉमिक गैस, राइट। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, है ना, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, बेटा कितने होते हैं बताइए, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 6 × 10⁻23। सो 0.1 मोल में कितने होंगे, विल हैव कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 0.1 × 6 × 10⁻23। सही है। एक 0.1 मोल में इतने प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल ऑफ O3 में 3 एटम्स थे, तो इतने में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 ना, जैसे वो हमने CO2 वाला देखा था। सही है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, यू कैन से, जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी 1.8 × 10⁻23, 3 × 0.1 × 6 × 10⁻23. So you can say that option number C is the right choice. Okay. And now we have limiting reagent, our next topic. हम फटाफट से टॉपिक को डिस्कस करते हैं and then we will wrap up this session. Okay. Now, if I tell you about, इसको limiting reagent को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। सपोज करो आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव 1 sachet ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, यू हैव दिस 1 sachet ऑफ कॉफ़ी। इफ़ यू हैव टू मेक 1 cup ऑफ कॉफ़ी, आपको उसके लिए 1 सैशे यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपको 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए यू नीड 1 कॉफ़ी एंड 1 कप मिल्क, ठीक है। जब आप इसको ऐड कर रहे हो देन यू आर गेटिंग 1 कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको क्या मिली, 1 कप कॉफ़ी मिली, ठीक है। अभी फॉर इंस्टेंस आई टेल यू कि यार मेरे पास जो मिल्क है, आई हैव 3 कप्स ऑफ मिल्क। और प्लीज़ हाँ कोई जुगाड़ नहीं लगाना, आप 1 कॉफ़ी और 1 कप मिल्क ही यूज़ कर सकते हो। डोंट टेल मी कि मैम 2 कप कॉफ़ी बनानी है तो हम तो ना उसी में काम कर लेंगे, डोंट डू दैट, ठीक है। So yes, if I tell you, if I have 3 cups of milk and I have 2 sachet of coffee, तो मैं कितने कॉफ़ीज़, जैसे मैंने ऊपर बनाए थे, दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है, कि आपको यही यूज़ करना है, ओके। तो मैं कितनी कॉफ़ी बना सकती हूँ, मेरे पास 2 कॉफ़ी हैं, 3 कप मिल्क है, 3 कप्स मिल्क है, राइट। सो स्टिल आई कैन मेक ओनली 2 coffees, right? 2 cup of coffees, 2 cups of coffee, मैं सिर्फ यही बना सकती हूँ, राइट। मेरे पास जो 1 कप एक्स्ट्रा मिल्क होगा वो एज इट इज़ रखा रहेगा, बिकॉज मेरे पास कॉफ़ी तो है ही नहीं ना, कॉफ़ी का सैशे मेरे पास नहीं है कि मैं कॉफ़ी पीने के लिए बना पाऊँ, राइट।
तो यहाँ पे जो ये मेरा रिएक्शन था, जो ये मेरा प्रोसेस था, वो किसकी वजह से लिमिट हो गया, वो किसकी वजह से रुक गया? वो रिएक्शन कॉफ़ी की वजह से रुक गया, है ना। मेरा रिएक्शन कॉफ़ी की वजह से लिमिट हो गया, रुक गया। सो यहाँ पे ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। सो हियर कॉफ़ी इज माय लिमिटिंग रिएजेंट, कॉफ़ी इज माय लिमिटिंग रिएजेंट हियर। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास और कॉफ़ी होती तो मैं उस एक कप दूध को और यूज़ करती और एक और कप कॉफ़ी मैं बना सकती थी, बट मेरा रिएक्शन लिमिट हो गया, रुक गया, बिकॉज मेरे पास जो कॉफ़ी थी वो कम थी। सो दिस इज़ द मतलब द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। चलो, in many situations an axis of one or more substance is available for a chemical reaction. Some of these axis substances will therefore be left over, they will be left over, बच जाएंगे, है ना। जैसे हमारे पास पिछले जो अभी हमने कॉफ़ी और दूध का एग्जाम्पल देखा, उसमें हमारे पास जो दूध था वो बच गया, राइट। सो इट विल बी लेफ्ट ओवर व्हेन द रिएक्शन इज completed. The reaction stops immediately as soon as one of the reactant is totally consumed. जैसे कि हमारी जो कॉफ़ी थी वो totally consume हो गई थी, right? So the substance that is totally consumed in a chemical reaction, it is called as limiting reagent because it determines or limits the amount of product, है ना। जैसे पिछले एग्जाम्पल में कॉफ़ी का शैशे बता रहा था कि अगर और कॉफ़ी का शैशे होगा तो ही मैं और प्रॉपर एक आपको कप ऑफ कॉफ़ी मिल पाएगा। सो द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट, ठीक है जी। पीछे अगर आप देखो, सो यस, कॉफ़ी इज लिमिटिंग रिएजेंट और यहाँ पे जो मेरा मिल्क था, मिल्क इज एक्सेस रिएजेंट, ठीक है भाई। दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट। इसको हम जल्दी से एक केमिकल रिएक्शन में समझ लेते हैं एंड देन वी विल बी डन, ठीक है। अब देखो, 2H2 plus O2 gives you 2H2, ठीक है। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सही है। इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास 2 मोल H2 कंप्लीटली रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, तब जाके आपको 2 मोल वाटर मिल जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब सपोज करो मैंने आपसे कहा होता कि रिएक्शन शुरू होने से पहले ना मेरे पास 10 मोल हाइड्रोजन है, 7 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बताओ कितना मोल H2O बनेगा, ठीक है। सो यू कैन सी कि यार 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो यार जो 10 मोल हाइड्रोजन है, जो 10 मोल्स H2 है, वो सिर्फ और सिर्फ, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, 10 मोल्स ऑफ H2 कितने मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा? अगर 2 मोल कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 10 मोल हाइड्रोजन 5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना। 10 मोल्स ऑफ H2 will completely react with completely react with 5 moles of O2, right? With 5 moles of O2. तो आप यहाँ से क्या बोलोगे? 2 moles of oxygen will be left. 2 moles of O2 will remain unreacted, ठीक है, will remain unreacted, it will remain unreacted, सही है। अब देखो 10 मोल ऑक्सीजन ने 5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तब जाके आपको 10 मोल क्या मिलेगा? वाटर मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात की जाए मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन खत्म हो गया, तो यार हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो गया। तो आई विल से यहाँ पे जो H2 है, इट इज माय
लिमिटिंग रिएजेंट. H2 इज माई लिमिटिंग रिएजेंट. O2 एक्सेस में प्रेजेंट है, सो दैट इज माई एक्सेस रिएजेंट. तो जो बेटा मेरा रिएक्शन चलेगा वो आप किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? आप देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से. H2 के हिसाब से अब हमारा रिएक्शन चलेगा. राइट, सही है. तो ये है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट. जब अभी हम आगे नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लगाएंगे जिसमें आपको और ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी. अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं हमारे अगले सेशन में. टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट. Wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even